So the next topic that we are going to discuss is average speed. Average speed. एक छोटा सा सिचुएशन समझ लेते हैं, है ना। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, है ना। पॉइंट ए से चलना शुरू किया, वो पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर पहुंचा, बी से पहुंचा पॉइंट सी पर, सी से पहुंचा पॉइंट डी पर। ठीक है, पॉइंट डी पर। तो अगर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के मोशन का, अगर ये पॉइंट ए स्टार्ट पॉइंट है और पॉइंट डी उसका फिनिशिंग पॉइंट है ना, तो दिख रहा है कि जब वो ए से लेकर डी तक पहुंचा है तो उसका ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पॉइंट डी तक पहुंचने का जो टोटल जर्नी का नेचर है, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना। उसका जो नेचर है पूरा अपने पूरे इस जर्नी को कंप्लीट करने का, उसमें एक डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए से चला सीधा डी पे पहुंच गया, उसमें वो इन नंबर ऑफ टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बट अगर हम उसके जर्नी को 3 पार्ट में ब्रेक कर दें, ए से बी एक जर्नी हुआ, फिर बी से सी एक जर्नी हुआ, फिर सी से डी उसका एक जर्नी हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गया। और अगर ए से बी वो ट्रेवल करता है, मान लेते हैं 15 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। बी से सी वो ट्रेवल करता है 18 किलोमीटर, ये ट्रेवल करता है वो 18 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो 2 घंटे में, है ना। और सी से डी जो है वो ट्रेवल करता है 22 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, तो पूरे जर्नी का अगर हम बोलेंगे कि ये पूरा जर्नी जो है वो ए से लेके डी तक वो ट्रेवल किया, है ना, तो ए से लेके डी तक, ए टू डी, उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या पर्सन विच वाज इन मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और मूविंग पर्सन? ठीक है, तो ए से डी जाने पर एवरेज स्पीड, एवरेज को मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब समझिएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल कितना दूरी ट्रेवल किया और उस पूरे दूरी को ट्रेवल करने में, उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम लिया, है ना। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस और न्यूमरेटर टोटल डिस्टेंस, डिनोमिनेटर टोटल टाइम टेकन। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे लिए ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर। तो 15 प्लस 18 प्लस 22, है ना, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। 22 और 30 40 50 55,
55 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। इतना दूरी ट्रेवल करता है कितने देर में? 6 आवर्स में, है ना। ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 टोटल टाइम हो जाएगा 6 आवर्स, ठीक है। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, विच इज 55 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस 55 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, है ना। ए से बी, बी से सी और सी से डी जाने में जो पूरा दूरी वो तय किया वो 55 किलोमीटर। और इस 55 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसको जो पूरा समय लगा वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। हाँ, तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 आवर्स। यहां पे लिख देंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो 9 9 6 जा 54 पॉइंट, बच गया 6 6 8 जा 54 1 पे 0 6 1 जा 6 4 0 0 6 6 जा इतना किलोमीटर पर आवर। बस समझ गया? दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी। अब बोलेंगे सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस जगह का स्पीड निकाल लें, फिर बी से सी का स्पीड निकाल लें, फिर सी से डी का स्पीड निकाल लें और तीनों स्पीड निकाल करके तीनों स्पीड को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 3 कर दें? एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन बस दिक्कत क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालने के लिए, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालें तो यहाँ पर जो यूनिट आया किलोमीटर पर आवर, इससे क्या दिख रहा है? इससे दिख रहा है कि ये भी एक स्पीड है ना। देखिए नाम में ही है स्पीड, है ना, स्पीड। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। अब बोलेंगे ये एग्जाम्पल क्यों लिए, अब उसको ऐसे समझिएगा, ए से बी पक्की सड़क थी, ए से बी जो था वो पक्का सड़क था। बी से सी वो जो गाँव में कच्चा सड़क नहीं होता है, कच्चा सड़क मतलब वो सड़क जो जिसपे केवल साइकिल चल सकता है या पैदल चल सकते हैं। खेत के बीच में जो पगडंडी नहीं होता है, कल्टीवेशन लैंड में खेतों के बीच में पतला पतला पगडंडी ऐसा नहीं बना रहता है। मान लेते हैं बी से सी वैसा रास्ता था। फिर सी से डी जाने के दौरान जो रास्ता था वो पक्का भी नहीं था, कच्चा भी नहीं था, वो वैसा था, वो जो ईटा बिछा बिछा के नहीं बनाया रहता, मान लेते हैं वैसा रास्ता था, ठीक है। तो क्योंकि 3 जर्नी का नेचर ऑफ रोड अलग अलग था, तो हम ये इसलिए लिखे क्योंकि तीनों जर्नी अलग अलग तरीके से कवर किया गया है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो अलग अलग ही होना चाहिए, है ना। अगर जर्नीज को नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए बी, बी सी एंड सी डी। और इस तीनों डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लगा होगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में आप अगर स्पीड निकालना होगा तो बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम के लिए एक डिस्टेंस ना होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 3 अलग अलग डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे केस में स्पीड नहीं निकलेगा, एवरेज स्पीड निकलेगा, है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल दैट टोटल डिस्टेंस। इस 3 अलग अलग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में कितना कितना दूरी तय किया गया और उतनी दूरी को तय करने के लिए कितना कितना समय खर्च किया गया, है ना। टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड भी एक स्पीड है तो उसका भी यूनिट वही होगा जो नॉर्मल स्पीड का होता है, क्योंकि ऊपर भी डिस्टेंस है, नीचे भी, यहाँ पर भी
टाइम ही है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, किलोमीटर बाय आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इस यूनिट को भी आप चाहें तो किसी भी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीड ही है ना, तो आपको एक स्पीड को किसी भी दूसरे स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मास को एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। वॉल्यूम के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, जैसे नहीं होता लीटर को मिलीलीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही स्पीड को हम स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अंतर, ये बात अलग है कि कन्वर्ट करने पर एक यूनिट जो है वो दूसरे अपने सेकेंडरी यूनिट या प्राइमरी यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है और एक छोटा यूनिट अपने से बड़े यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे किलोग्राम कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम, तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम एक छोटा यूनिट है, बट है तो दोनों मास का ही यूनिट है ना। वैसे ही किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, लेकिन है तो दोनों लेंथ का ही यूनिट ना। बात समझ आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे आप इस स्पीड को भी किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गया। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एवरेज स्पीड, ठीक है। So students, the next topic which we are going to discuss is uniform speed, है ना। इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि पहले दिन मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि ताराचंडी पे नेशनल हाईवे 2 पे चला गया बाइक लेके, और एक व्यक्ति जो फर्स्ट राइडर है वो बाइक चला रहा है ना। उसको बोला गया कि तुम अपना एक्सीलेटर न बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है, वो अपना स्पीड बढ़ा नहीं सकता है और स्पीड घटा नहीं सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन दूरी तक, सर्टेन लेंथ तक बगैर अपने स्पीड को चेंज करते हुए मोशन में है ना। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से, जानबूझ के हम पी लिखे तो नहीं तो आप समझिएगा कि हर जगह पॉइंट का नाम ए और बी ही होता है। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पहुंचा, और जब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक पहुंचा तो इस पूरे जर्नी के दौरान, अब इसको डिस्प्लेसमेंट मत समझिएगा, है ना, नहीं तो हम इसको बोलते हैं, चेंज कर देते हैं। लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्पीड है हम इसलिए चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब जब ये P से लेके Q तक पहुंचा, तो P से Q तक पहुंचने के दौरान इसका स्पीड थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर था, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर था। तो जब P से वो Q तक गया तो इस P से लेके Q तक के बीच में जो भी डिस्टेंस वो कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने के दौरान स्टार्टिंग फ्रॉम P टू Q इतने दूरी तक वो अपना स्पीड कांस्टेंट रखा, मतलब न बढ़ाया न घटाया। मतलब उसका स्पीड जब शुरुआत हुआ P पर से, है ना, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि जब बाइक शुरू किए तो बाइक एक ही बार 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, है ना। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिएगा उसका, अगर हम नापना शुरू करें पॉइंट P से, इस मान लीजिए इसके पहले भी वो चल रहा था, है ना, इसके पहले भी वो चल रहा था, लेकिन पॉइंट P पर से अगर नापना शुरू किया गया तो P पर उसका स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। और P से जब तक वो Q तक पहुंचा, इस पूरे डिस्टेंस के दौरान, P से लेके Q तक पहुंचने में वो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इस पूरे डिस्टेंस के दौरान उसका स्पीड 30 का 30 ही रहा, ना ये बढ़ा ना ये घटा, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर ही रहा। इसका मतलब P से लेके Q तक के दौरान उसका स्पीड कांस्टेंट था, इट वाज नॉट इंक्रीज्ड एंड आल्सो इट वाज आल्सो नॉट डिक्रीज्ड, ना स्पीड बढ़ा ना स्पीड घटा। तो बोलेंगे कि ये P से लेके Q तक जाने के दौरान क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे जर्नी के दौरान उसका स्पीड कांस्टेंट था। कांस्टेंट किसको कहते हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में? कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जो बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार चेंज नहीं करता है। वो क्वांटिटी जो सिचुएशंस चेंज होने पर भी अपना मैग्नीट्यूड, अपना वैल्यू चेंज ना करे, उसको हम
कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, मैथ्स में आप पढ़े होंगे पाई, पाई का कहीं पर भी वैल्यू लेते हैं तो 22/7 लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं किसी जगह पे पाई का वैल्यू कुछ और लेते हैं और किसी जगह पे पाई का वैल्यू कुछ और लेते हैं, है ना। ये अलग बात है कि 22/7 को ही हम डेसिमल फॉर्म में जब लिखते हैं तो 3.14 लिखते हैं। बस में रहा है, पाई को हम या फिर 22/7 लिखे, या इसी को हम जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 3.14 लिखते हैं। तो बोलेंगे ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। मतलब सर्कल आप कैसा भी ले लीजिए, सर्कल कैसा भी ले लिए, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 ही लिया जाएगा। बस में रहा है, तो पाई इज ए कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पर P से Q तक पहुंचने के दौरान उसका स्पीड कांस्टेंट था। मतलब चाहे वो अपना डायरेक्शन बदल भी रहा था, है ना, अपना डायरेक्शन चेंज कर भी रहा था, फिर भी चेंज करने के दौरान उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ, वो 30 का 30 ही रहा। तो बोल सकते हैं ना कि इस P से Q के दौरान इस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो भी पर्सन ऑफ मोशन में था उसका स्पीड जो था वो कांस्टेंट था फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, क्योंकि इस P से Q के दौरान ना स्पीड बढ़ाया गया ना स्पीड घटाया गया। तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के दौरान द मूविंग ऑब्जेक्ट वाज इन अ कांस्टेंट स्पीड। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं कि P से लेके Q तक के दौरान जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा था, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था। अगर मान लीजिए पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक को, पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक को हम अगर 10 इंटरवल में बांट दें, 10 इंटरवल में बांट दें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं, है ना, 10 इंटरवल में बांट दें, मतलब हर एक मान लीजिए थोड़े थोड़े हर 5-5 मिनट पे उसका हम नापना शुरू कर दें, तो क्या पाएंगे हम कि जब P से शुरू हुआ पहला इंटरवल अगर यहाँ पे था, तो हर एक 5 मिनट पे जब नापा गया तो हर एक 5 मिनट पे वो बराबर दूरी तय किया, हर एक 5 मिनट पे वो बराबर दूरी तय किया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ उसका डिस्टेंस कवर करने का रेट चेंज नहीं कर रहा है, हर एक 5-5 मिनट पे, हर एक 5-5 मिनट पे, हर एक 5 मिनट पे जो इंटरवल्स हम ड्रॉ किए है ना, हर एक 5 मिनट पे वो बराबर दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सच दैट इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक 5 मिनट पे, जैसे 5 मिनट बीता तो बोले कितना दूरी तय किया, 2 किलोमीटर, और 5 मिनट बीता कितना दूरी तय किया, 2 किलोमीटर, अगले 5 मिनट पे 2 किलोमीटर। मतलब हर एक 5-5 मिनट पे, हर एक इंटरवल पे जब उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाला जा रहा है तो वो 2-2 किलोमीटर ही आ रहा है। तो कह सकते हैं ना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 5-5 मिनट पर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2-2 किलोमीटर, है ना। तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, 2 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स, 2 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। तीसरे इंटरवल में 2 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, मतलब द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time, then the object is said to be that it is covering with a uniform speed। बात सुनना गया। ऐसी स्थिति में हम क्या समझेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ऐसा वो काफी लंबे इंटरवल ऑफ टाइम्स तक कर रहा है, तो कहेंगे जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा मोशन है, बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, पहली बात। दूसरी बात, इस मोशन के दौरान उसका स्पीड कैसा है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है ना। तो बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब व्हेन
when an object is covering equal distance in equal interval of time, then during that period of time the speed of the moving object is said that it is covering with a uniform speed. What do you mean by uniform speed? When an object is covering equal distance in equal interval of time, in this position the object is in uniform speed, and hence um, uh, is in uniform motion. The object is in uniform motion, and hence the speed during this uniform motion will be a यूनिफॉर्म स्पीड. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो उसका मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन है. हेंस उस मोशन के दौरान जो स्पीड होगा वो एक यूनिफॉर्म स्पीड होगा. बात समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है ना. और क्योंकि ये स्पीड भी एक स्पीड है तो इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आवर, या इसी को हम कह सकते हैं कन्वर्ट करके इनटू मीटर पर सेकेंड. बात समझ में आया? इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड होगा. बात समझ में आ गया? अब देखिए इस सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं, नहीं तो आज के डेट में आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा जिसको आपको समझने में बहुत देर लग जाएगा. ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं. और आज के सेशन का जो होमवर्क है वो आपका सॉल्व एग्जाम्पल सैम्पल प्रॉब्लम 1 to 5 आपके बुक में है ना. आपके बुक में एसचंद है ना. चैप्टर का नाम मोशन सैंपल प्रॉब्लम 1 to 5. दिस इज योर होमवर्क. ये आपका आज का होमवर्क है. ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, और सैंपल प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो है आपका पेज नंबर 7 to 2 है ना. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 to 2 है. ठीक है, पेज नंबर 7 to 12 के बीच में दिया हुआ है ना. किस बुक में? एसचंद बुक में. ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 1 to 5 ये आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, इस सैंपल प्रॉब्लम को बनाइएगा. जो समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं. ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बता दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा. कल के सेशन को शुरू करने के पहले आपका जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर कर देंगे. ठीक है, और इनिशियल सेशन को शुरू करने के पहले आपके डाउट्स को पहले क्लियर करेंगे, बाद में जो है चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे. जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम अपने तरफ से भी बताएंगे है ना. आज का होमवर्क आपका सैंपल प्रॉब्लम 1 to 5. ठीक है, थैंक यू.